तीन प्रकार के रोल होते हैं। ये हमने जो अभी तक नियम बताए उनका मैं समअप लिखे दे रहा हूँ। ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारी, इसमें कई तरीके से समझ गया। सिंथेसिस में हमने सिंपल का क्लास बता दिया है, अब कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। पहले जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। थोड़ा सा हिंदी में बड़ा क्लिष्ट लगता है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है और सबऑर्डिनेट क्लास का मिक्सचर होता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो अपनी मीनिंग को स्पष्ट कर सकता है। सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो अपनी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए जरूरत होती है उसकी प्रिंसिपल क्लास की। ये डिपेंडेंट होता है किस पे, प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंडेंट होता है, उसके द्वारा ही अपनी मीनिंग को बता सकता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसके तीन प्रकार के रोल होते हैं। उसके जो रोल हैं वो तीन प्रकार के, तो या तो वो वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन क्या क्या रोल करता है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेज इन पोजिशन के रूप में आ सकता है। तो नाउन के जितने भी रोल होते हैं वो नाउन क्लास हो जाता है। जब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला हिस्सा हो रहा होता है तो एडजेक्टिव क्लास हो जाता है, और जब क्रिया विशेषण बता रहा होता है तो एडवर्ब क्लास हो जाता है। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो किस पे फोकस कर रहा है, नाउन क्लास पे फोकस कर रहा है। राम will pass this year. It is certain. मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य लिखा है, राम इस वर्ष पास हो जाएगा, यह निश्चित है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कैसे बनेगा, राम विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन, तो क्या हो जाएगा, दैट राम विल पास दिस ईयर इज सर्टेन। दूसरा तरीका है इसको बनाने का, इट इज सर्टेन दैट राम विल पास दिस ईयर। अब हमने ये वाक्य तो बना दिए, कहाँ से बनाए, कौन से नियम से बनाए, तो देखिए अब आपको बता दें, जब कॉम्प्लेक्स वाक्य में जो नाउन क्लास की सहायता से दो वाक्यों को कनेक्ट करना, तो हमें इस हिसाब से उनकी हिंदी बना के कनेक्ट करना है कि उनके बीच में की शब्द का जिक्र हो, काहे का जिक्र हो, की शब्द का जिक्र होना जरूरी। देखिए जैसे क्या है कि राम पास हो जाए, कि राम इस वर्ष पास हो जाएगा, निश्चित है, या इट इज सर्टेन दैट राम विल पास दिस, यह निश्चित है कि राम इस वर्ष पास हो जाएगा। जब हम हिंदी में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमको ये सेंटेंस कहीं ज़्यादा अपेक्षाकृत आसान लगेगा बजाय इसके, ये हमें थोड़ा सा awkward लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन क्लास हमारा सब्जेक्ट रोल में कार्य कर रहा था, यहाँ पे दूसरे रोल में था, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें हिंदी अर्थ से ये नहीं बना रहे हैं, इसको हम नियमों के आधार पर बता रहे हैं। तो कैसे मैंने कनेक्ट कर दिया, जरूरत इस बात की मैंने कनेक्ट कर दिया ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि कैसे कनेक्ट किया, वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको रूल लिखे दे रहा हूँ। देखिए मैंने नियम लिख दिया जल्दी से। दिए हुए वाक्यों की हिंदी बनाकर उन्हें इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनके बीच में की शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए, की शब्द आ जाए। हम जानते हैं कि की अंग्रेजी क्या होती है, दैट होती है, क्योंकि यदि की के साथ कोई प्रश्नसूचक शब्द लगा हुआ, की के साथ क्या लगा हुआ, कोई प्रश्नसूचक शब्द, जैसे कि कहाँ, कि क्यों, कि किस लिए, ऐसे दिया हुआ है, तो हम दैट नहीं लगाते, बल्कि क्या होता है, केवल उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमसे बहुत मिस्टेक्स होती है, खासकर जब हम स्टोरीज़ बना रहे होते हैं। स्टोरीज में हमारा ट्रांसलेशन सेक्शन बहुत गलत होता है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे अभी आ रहा हूँ, तो ये इसका नियम तो ये लिखा हुआ। अभी क्यों ये की के साथ प्रश्नसूचक शब्द जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे दैट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे सेंटेंस में लिखा हूँ, एक यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ,
मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, रामू जानता है कि मोनू दुखी क्यों है। अब ये हमारा मोनू दुखी क्यों है प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हालांकि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। रामू जानता है कि मोनू दुखी क्यों, अगर हम इसको की के अनुसार से अनुवाद बना देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा जाके क्या है, रामू नोज दैट, रामू नोज दैट व्हाई इज मोनू सैड, व्हाई इज मोनू सैड। ये सेंटेंस हमने बना दिया और सोचा कि हम तो बहुत अच्छा करके हैं, और ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। क्यों गलत हुआ, क्या गलती हुई? देखिए पहली गलती हुई कि दैट के साथ हमने व्हाई लगाया। अब आप कह दो कि सर की लगा था और क्यों लगा था, तो दैट व्हाई तो लगाएंगे नहीं। जब कभी भी आपका की वाला वाक्य हो, जब कभी की वाला वाक्य हो तो आप मान लो कि की नहीं लिखा हुआ है, कोई भी अनुवाद लिखा है तो मान लीजिए कि की बराबर क्या है, कामा नोटेड कामा। अगर हम इसको ऐसे मान लेते कि की बराबर कामा नोटेड कामा है तो हम सेंटेंस लिखते जाते क्या, रामू नोज, और फिर हम मान लेते की बराबर कामा टू कामा, तो क्या हो जाता, अंदर लिखते व्हाई इज मोनू सैड, व्हाई इज मोनू सैड, हम ये सेंटेंस लिखते। और अगर अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते, जो कि आपको बताते चलें, जितना भी हमारा नाउन क्लास वाला कॉम्प्लेक्स होता है कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट सेंटेंस भी होते हैं, ज़्यादातर इनडायरेक्ट सेंटेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो रामू नोज व्हाई इज मोनू सैड, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा जाके, रामू नोज, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग जाएगा, व्हाई, और सहायक क्रिया को आगे स्टेप को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई मोनू इज सैड। सहायक क्रिया को क्यों जंप कराई हमने, सहायक क्रिया को इसलिए जंप कराया क्योंकि जब इनडायरेक्ट होता है तो वाक्य कंजंक्शन लगने के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में हो जाता है। तो रामू नोज व्हाई मोनू इज सैड। तो देखिए इस सेंटेंस में ये जो हमने सेंटेंस पहले बनाया था, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कितना बड़ा अंतर आ गया। इसमें लिख रहे थे दैट व्हाई इज मोनू सैड, यहाँ पे क्या लिखा, व्हाई, दैट की जरूरत ही हमारी नहीं पड़ी। ये सेंटेंस हमारा सही, ये सेंटेंस हमारा गलत था। व्हाई मोनू इज सैड, देखिए मोनू इज सैड। तो आपको बता दें जब कभी की के साथ कोई प्रश्न सूचक शब्द है तो हमें क्या है, दैट और व्हाई नहीं लगे। ये ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिस्टेक्स आपको बता रहे हैं तो इसलिए कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक जरूर हो जाती है, इस पर बहुत ध्यान देना है। अभी मैं इस पर भी आ रहा हूँ, तो ये चीज़ जाने, जब कभी भी की लगा है किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ तो की, अगर की कहाँ लिखा है तो हम दैट वेयर नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए लिखा है कि कहाँ, तो की कहाँ की अंग्रेजी हम दैट वेयर नहीं लिखेंगे। हम दैट वेयर लिखेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, की कहाँ की अंग्रेजी केवल क्या हो जाएगी, वेयर हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। वो शब्द, जैसे ये शब्द मैंने लिख दिया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं वहाँ पे ये शब्द लिखे दे रहा हूँ। मैंने कुछ आवश्यक शब्द लिख दिए जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट में ज़रूरत है की अंग्रेजी के लिए तो क्या लगेगा, दैट। कि कहाँ अगर लिखना है तो दैट वेयर नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, वेयर। मैं अपने आपको बताया क्यों नहीं करेंगे दैट वेयर। कि कब की लिखनी है तो व्हेन, कि क्या की लिखनी है व्हाट। अब देखिए कि क्या की यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये की क्या लिखा है, व्हाट लिखा है एक तरफ, और एक तरफ की क्या लिखा हुआ है, इफ़ या वेदर। तो इसमें अंतर है। जैसे कि तुमने क्या खाया है, कि तुमने क्या खाया है, इसमें क्या है कि क्या तुम स्कूल गए थे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप जो प्रश्नवाचक बनता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप प्रश्नवाचक, इसका उत्तर यस और नो टाइप कहते हैं, यस और नो टाइप। और ये क्या होगा, जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन डिटेल में मांगते हैं कि तुमने आज क्या खाया है, तुमने आज कौन सी क्या पुस्तक पढ़ी, क्या खरीदा, ठीक। कि कौन या किसने की अंग्रेजी हो जाएगी हु, कि क्यों की हो जाएगी व्हाई, कि कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ, जो कुछ। ये भी हमारा विशेष शब्द है, ये थोड़ा सा हटकर आएगा, की में अर्थ नहीं आ रहा, ठीक। जो कुछ आएगा, और जो कुछ आएगा इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाया जाता है। कि क्या की अंग्रेजी हो जाएगी इफ या वेदर। तो इन शब्दों की कुछ हमें सहायता लेनी है। अब हम अभी जो हमने पहले वाक्य बताए थे उसके लिए भी एक हिंट बताते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से आते हैं उदाहरण पे। अब हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। तो टाइप नंबर 1 सेंटेंस हमारे कैसे आते हैं, टाइप 1 या पहला प्रकार जो हमारा सेंटेंस आता है, ठीक, रूल नंबर 1। तो हमारा पहले टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उसमें पहला सेंटेंस ये है, हरी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन। तो हरी अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। अगर हम हिंदी में जोड़ें तो क्या हो जाएगा, यह निश्चित है कि हरी अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, यह निश्चित है कि हरी, इट इज सर्टेन दैट हरी विल गेट
गुड मार्क्स, इट इज़ सर्टेन दैट हरी विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन अगर हम इसमें एक थोड़ा सा और दिमाग लगा देते हैं तो इससे इट, ये इट लगा था, इट यह निश्चित है, यह कौन सी चीज़ निश्चित है, यह इट शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हरी विल गेट गुड मार्क्स। तो यह निश्चित है, क्या निश्चित है कि हरी, देखिए हमने क्या कहा, यह निश्चित है, यह किसके लिए क्या निश्चित है कि हरी पूरे अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। तो ये पूरे वाक्य को प्रस्तुत कर रहा था। हम सेंटेंस ये भी लिख सकते थे, दैट हरी विल गेट गुड मार्क्स, हरी विल गेट गुड मार्क्स। अब क्या हो जाएगा, बचा ये यहाँ पे इट की जगह पे इतना हिस्सा आ गया, क्या हो गया, इज सर्टेन। तो ये हमने एक बना दिया। अभी पहले भी हमने ये सेंटेंस बनाया था, अब ये हमने फिर बना दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कि सर ये बना कैसे। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रमेय जैसा कुछ बताता हूँ, एक जुगाड़ है। देखिए अब ये तरीका मैंने यहाँ पे जो मैंने किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब दिए हुए वाक्यों में से कहीं पर इट, दिस या सो, अब देखिए सो, जैसे सो ऐसा के भाव में सो का एक सिस्टम देख लीजिए, जिससे लिखा है ए वाक्य लिखा है और ए सो बी। तो जब यहाँ पे सो कंजक्शन के रूप में काम करेगा तो इसका अर्थ निकलेगा इसलिए, तब इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसलिए। जब ये दो वाक्यों को कनेक्ट कर रहा होगा वाक्य सो, तो उसका अर्थ निकलेगा इसलिए। लेकिन अगर किसी वाक्य के लास्ट में लगा है तो ये दिस या इट या सो की, ये इट या दिस की तरह ही कार्य करेगा। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए से नहीं है। अगर किसी दो वाक्यों के बीच में सो लगा है तो सो कंजंक्शन के रूप में काम करेगा, उसका अर्थ इसलिए निकलेगा। लेकिन अगर किसी वाक्य के लास्ट में लगा है तो उसका अर्थ इसलिए नहीं निकलेगा। तो सो लगा हो, इट दिस या सो लगा हो, तो वह किसी पूरे वाक्य के लिए लगा हुआ हो, तो हम इस इट दिस या सो को हटा देते हैं तथा वहां पर दैट प्लस वह वाक्य जिसके लिए इट दिस या सो लगे थे इसको लिख देते हैं। देखिए अब तरीका देखिए, यहाँ पे क्या था, हरी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, हरी अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, यह निश्चित है। अब ये जो लिखा था इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, यह निश्चित है। ये इट किसके लिए लगा था, इट लगा था इस पूरे वाक्य के लिए, इस पूरे वाक्य के लिए लगा था। तो क्या कहा, लगा हो तो वह किसी पूरे वाक्य के लिए लगा हो, तो हम उस इट दिस या सो को हटा दें। हमने इसको हटा दिया, वहाँ पे क्या लगा दिया, दैट लगाया, फिर क्या लग गया, वो वाक्य लिख दिया और बस हमारा उत्तर हो गया। समझ में नहीं आया, एक बार फिर सेंटेंस और लिख लेते हैं। जैसे लिखा है, राधा इज ऑनेस्ट, राधा इज ऑनेस्ट, इट इज नोन टू ऑल। राधा ईमानदार है, यह सभी को ज्ञात है, राधा ईमानदार है, यह सभी को ज्ञात है, यह सभी को ज्ञात है। ये इट किसके लिए लगा है, राधा ईमानदार है। तो हमने क्या किया, इट को हटा दिया, क्या कहा, इट दिस को हटा देते हैं। वहाँ पर क्या लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट लिखने बाद क्या लिखते हैं, वो पूरा वाक्य जिसके लिए इट लगा था इसके लिए था, दैट राधा इज ऑनेस्ट, दैट राधा इज ऑनेस्ट। अब बचा के आगे, इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाते तो हम क्या बनाते, यह सभी को ज्ञात है, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी को ज्ञात है कि राधा ईमानदार है। तो हम हिंदी में बनाते ये भी बना सकते थे, इट इज़ नोन टू ऑल दैट राधा इज ऑनेस्ट, दैट राधा इज, इट इज़ नोन टू ऑल दैट राधा इज ऑनेस्ट। हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते थे। अभी इट दिस पे एक और वाक्य बताते हैं इसी में। जैसे एक और वाक्य ऐसे आ सकता है, हमारा लिखा है, मोनू इज अ थीफ, आई नो इट। यहाँ भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। मोनू एक चोर है, आई नो इट, मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ, मैं आई नो दिस हो सकता है यहाँ पे दिस होता, ठीक, दिस भी हो सकता था, आई नो इट, मैं यह जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इट ये किसके लिए लगा हुआ, मोनू इज़ अ थीप, मोनू इज़ अ थीप, ये किसके लिए लगा हुआ, इस सेंटेंस के लिए। तो जहाँ पे इट या दिस लगा हो उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, वहाँ पर क्या लिखते हैं, दैट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, वह वाक्य जिसके लिए इट दिस या सो लगा था, तो ये क्या हो जाएगा, आई नो, और फिर इट किसके लिए लगा था, इट लगा था इस पूरे वाक्य के लिए। यहाँ पे इट हटा के क्या करेंगे, दैट मोनू इज अ थीप, आई नो दैट मोनू इज अ थीप, मैं जानता हूँ कि मोनू एक चोर है। तो हमारा टाइप रूल 1 का जो शॉर्टकट था मैंने लिख दिया। रूल 1 इस टाइप के सेंटेंस काम करेंगे। आगे के लिए बताते हैं आपको।
कुछ अन्य उदाहरण इसी टाइप पे देख लेते हैं। बस यही टाइप के सेंटेंस आते हैं ज़्यादातर इसमें। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई नो दिस। मैं रविवार को वापस आऊँगा, मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। यह कौन सी चीज़ जानता है कि मैं संडे को वापस आ जाऊँगा। तो जहाँ पे इट या दिस लगता है उसको क्या हटा देते हैं, वहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई नो, आई नो। दिस हमारा हट गया। अब ऐसा नहीं कि दिस और दैट कर देंगे, नहीं, दिस हमारा हट गया, वहाँ पे क्या लगेगा, दैट। दैट लगा के पूरा हुआ वाक्य लिख देंगे, कौन सा, जिसके लिए मान लिखा था, तो क्या हो जाएगा, दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो एक ये हो गया। अभी जैसे सो की बात आई थी, वी शुड लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा बताया, गांधी जी ने हमें ऐसा बताया। कैसा बताया, किस चीज़ के लिए बताया, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो हम इस सो को, ये सो किसके लिए लगा था, इस हिस्से के लिए लगा था। तो हम क्या करेंगे, सो को हटा देंगे। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, गांधी जी टॉट अस। अगर हम सो भी ले आएंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, सो और दैट हो जाएगा ताकि, तो हमारा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। गांधी जी टॉट अस दैट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, फिर क्या हो जाएगा, दैट वी शुड लव द पुअर, वी शुड लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। एक सेंटेंस लिखा है, इसमें ना दिस लगा है, ना इट लगा है, ना सो लगा है। अब हमारे सामने समस्या आ गई है। सीधी सी बात है, सेंटेंसेस बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके उनको कनेक्ट कर लीजिए। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है जो सभी जगह मौजूद हो। ठीक, वन हुज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ऑमनी प्रेजेंट। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेज अस, हर धर्म हमको शिक्षा देता है। तो हर धर्म हमको शिक्षा देता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, एवरी religion teaches us that God is omnipresent, God is omnipresent, every religion teaches us that God is omnipresent। तो ये हमारे टाइप 1 हो गए, टाइप 1 सेंटेंस हो गए। अब दूसरे टाइप पे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा टाइप हमारा सेंटेंस क्या है, जब दिए हुए वाक्यों में एक वाक्य ऐसा हो जिसमें प्रश्नसूचक शब्द WH वर्ड लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, एक में किसी वाक्य में क्या लगा हो, प्रश्नसूचक शब्द पहले से लगा हुआ हो, तथा हमें इसी शब्द को आधार मानते हुए की वाला वाक्य बनाना हो, अर्थात नाउन क्लॉज इसी से बनाना हो, तो हम उस पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य के अंत में लिखते हैं। तथा ध्यान क्या रखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद वाक्य को सब्जेक्ट वर्ब रूप में हो जाए, कि क्वेश्चन वाक्य कैसा हो जाए, सब्जेक्ट रूप वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में हो जाए। सेंटेंस देखते हैं तो समझ में आएगा, थ्योरी लिखी है, लेकिन एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, Where have they gone please tell me, वे कहाँ गए हैं कृपया मुझे बताओ। तो हिंदी में कनेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ गए हैं, कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ गए हैं। कि कहाँ की अंग्रेजी के लिए हमारा कौन सा शब्द आ रहा है, where। तो इधर सेंटेंस हो गया। यहाँ पे भी ये लिखा था, जब प्रश्नसूचक शब्द लगा हो तो इसी शब्द को आधार मानते हुए की वाला वाक्य बनाना हो, तो हम उस पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य के अंत में लिखते हैं। इस पूरे वाक्य को कहाँ लिखेंगे, कि यहाँ पे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। अब सेंटेंस हमारा क्या गया, व्हेयर, हमारा क्या लग जाएगा, कि कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेयर, व्हेयर। अब ये जो शब्द है उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में बनाना है। तो सीधी सी बात है, आप सहायक क्रिया को कर्ता आगे जंप करा दो। जो भी सहायक क्रिया लिखी हो, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य कनेक्ट करना है, नाउन क्लॉज बनाना है, तो जो भी सहायक क्रिया लिखी है उसको जो हमारा सब्जेक्ट है उसके आगे जंप करा दो। ऑटोमेटिक हमारा जो भी सहायक क्रिया लिखी है उसको क्या किया, मैंने जंप करा दिया, ठीक, एक सब्जेक्ट के आगे। तो क्या है, व्हेयर दे हैव गॉन, व्हेयर दे हैव गॉन। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि सर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा था क्योंकि ये प्रश्नवाचक था, लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये व्हेयर क्लास है जो नाउन क्लास की तरह कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा फुल स्टॉप है। हमारा सेंटेंस का मेन क्लास जो था वो क्या था, इंपरेटिव था। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो ये यहाँ पे प्रश्नवाचक होता, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता। अब हमारा जो भी दिशा निर्धारण है वो इसके आधार से होगा। और उदाहरण देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा, वेयर आर बुक्स सोल्ड प्लीज शो मी द प्लेस।
पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं, कृपया मुझे स्थान बताओ। अब आप इसको जोड़ोगे क्या, कृपया मुझे वह स्थान बताओ कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती है। अगर हम स्थान शब्द का जिक्र करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो हमारा एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। अगर कृपया मुझे वह स्थान बताओ जहाँ पुस्तकें बेची जाती, जब हम जहाँ का जिक्र कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन वो एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो जब भी ये प्लेस को रिप्रेजेंट कौन सी चीज़ कर रही है, प्लेस को रिप्रेजेंट वेयर कर रहा है, तो हमें प्लेस का जिक्र नहीं करना होगा। सेंटेंस हमारा बनेगा प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाइए, प्लीज शो मी वेयर, मतलब कि कहाँ, वेयर, ये आर हमारा आगे खिसक गया, सिंपल हो गया, वेयर बुक्स आर सोल्ड, कृपया मुझे बताइए कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं, प्लीज शो मी वेयर बुक्स आर सोल्ड। अगर हम इस सेंटेंस में प्लेस लगाते तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता, अगर हम कह देते प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान बताइए, वेयर बुक्स आर सोल्ड, जहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं। तो सेंटेंस हमारा ये भी कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन ये कौन से क्लास से होता, एडजेक्टिव क्लास के, क्योंकि यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे हमें ये नहीं है नाउन के रूप में नहीं, बल्कि एडजेक्टिव, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान बताइए जहाँ पुस्तकें बेची जाती है। ये हमारा हिस्सा काहे के रूप में काम कर रहा था, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास था जो इस शब्द की विशेषता बता रहा था, स्थान की था। तो हमारा यहाँ पे जब इस एक्सरसाइज में हम काम कर रहे हैं, हमसे कहा गया नाउन क्लास वाली एक्सरसाइज बनानी है, तो हम इस प्लेस को मिस कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लीज शो मी, कृपया मुझे बताइए, कृपया मुझे दिखाइए, वेयर बुक्स आर सोल्ड, वेयर बुक्स आर सोल्ड, पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं। और देखते हैं, सेंटेंस, अब डबल प्रश्नवाचक आ गए, कैन यू टेल मी हु रोट द रामायण, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रामायण किसने लिखी, दो सेंटेंस हैं। अगर हम हिंदी में कनेक्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रामायण किसने लिखी। दूसरी चीज़ आपको बता दें, जब कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आ रहा है, नाउन क्लास में जोड़ना है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस लास्ट में ही रखेंगे। ज़्यादातर केसेस में मैं आपको ये बोले दे रहा हूँ, जुगाड़ भी आपको बताया दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, जब कभी क्वेश्चन वर्ड वाला कोई वाक्य हो तो उसे लास्ट में ही रखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये जुगाड़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, तो सेंटेंस बन जाएगा कैन यू टेल मी हु। अब एक समस्या आ गई, आप हु की बात क्या करते थे, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर देते थे, सहायक क्रिया को एक स्टेप खुदा देते थे। यहाँ पे तो सहायक क्रिया है ही नहीं, अब आप क्या करोगे, आप क्या इसको जंप कराओगे, नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। क्यों, अब पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो हु हमारा था ये डबल रोल में था, हमारा हु सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा था, हमारा हु क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम कर रहा था। तो हु वाले वाक्य में हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि हु ऑलरेडी हमारा दोनों रोल में है, क्वेश्चन वर्ड भी है और हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन वर्ड के रूप में अगर था तो यहाँ पे आप मान लीजिए काहे के रोल में है, सब्जेक्ट रोल में है। लेकिन आप प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे भी पिछले जो वाक्य मैंने उदाहरण बताया वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्यों, क्या इसके कारण लगेगा, नहीं, इसके कारण लगेगा। जैसे भी प्लीज वाला वाक्य था तो वहाँ पे मैंने बताया था प्लीज वाला वाक्य हमारा डोमिनेट कर रहा है, तो इसके हिसाब से तो सेंटेंस हमारा कहाँ से शुरू होता है, कैन यू टेल मी, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये हमारे सेंटेंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें सब कुछ सही कर ले जाते हैं, हम यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली सेंटेंस है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है, मोनू एंड सोनू फाट, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। मोनू और सोनू ने लड़ाई की, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो जब कभी भी कारण की बात हो, कारण की बात हो रही, तो हमेशा क्या प्रयोग करना चाहिए, व्हाई। रीज़न को काहे से प्रस्तुत होता है, व्हाई से। अगर टाइम होता तो व्हेन से प्रस्तुत होता है, प्लेस होता है तो वेयर से प्रस्तुत होता है। तो मोनू एंड सोनू फाट, आई वांट टू नो द रीज़न। मोनू और सोनू ने लड़ाई की, मैं
कारण जानना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अगर हम लिख देंगे आई वांट टू नो द रीज़न, तो उस रीजन की विशेषता वाला वो क्लास हो जाएगा, तो हमारा वो एडजेक्टिव क्लास होगा। जैसे प्लेस में मैंने बताया था, तो हम इस शब्द को गायब कर देंगे कि व्हाई आ जाएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो व्हाई मोनू एंड सोनू फाट, व्हाई मोनू एंड सोनू फाट। अगर आप रीज़न शब्द का यहाँ पे जिक्र कर देते, यदि आप रीजन शब्द का जिक्र कर देते तो ये बनता कॉम्प्लेक्स हमारा सेंटेंस, लेकिन तब ये हमारा सेंटेंस क्या है से बनता, एडजेक्टिव क्लास से बनता जाके, क्योंकि ये हिस्सा हमारा एडजेक्टिव क्लास का कार्य कर रहा था जो रीजन की विशेषता बताता। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे हम नाउन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो अभी फोकस कहाँ पे करेंगे, नाउन क्लास पे। जब एडजेक्टिव क्लास में आएंगे तो हम इनका जिक्र करेंगे। तो आई वांट टू नो व्हाई मोनू एंड सोनू फाट। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है से शुरू है, आई वांट से। यहाँ पे कहा है शुरू था, कैन से। अभी यहाँ पे डू यू नो होता, डू यू नो लिखा होता, डू यू नो हु रोट द रामायण, तब भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता। तो आपको यहाँ पे एक हिंट बताए दे रहे हैं हम आपको, देखिए हमने जो बात कही थी वो लिख दी। ध्यान दें, जब कभी आपको एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाला मिल जाए तो उसे ज़्यादातर नाउन क्लास के रूप में ट्रीट करते हुए वाक्य के दूसरे वाक्य के लास्ट में करते हुए, कहाँ लास्ट में मतलब दूसरे वाक्य के लास्ट में लिख देते हैं। सहायक क्रिया को एक स्टेप जंप करा देंगे, हु वाले वाक्य में करने की जरूरत नहीं है। रीजन है तो व्हाई का जिक्र करेंगे, रीजन को हटा देंगे। प्लेस है तो वेयर का जिक्र करेंगे, प्लेस को हटा देंगे। टाइम है तो व्हेन का जिक्र करेंगे और टाइम शब्द को हटा देंगे। अगर हम टाइम, रीजन और प्लेस का जिक्र करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन वो एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम रीजन है तो व्हाई का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लिखा है रीजन है तो व्हाई लगाएंगे लेकिन रीजन को हटा देंगे। प्लेस है तो किसको लगाएंगे, प्लेस है तो वेयर लगाएंगे और प्लेस शब्द को हटा देंगे। अगर हमारे पास टाइम लिखा हुआ है तो काहे प्रयोग करेंगे, व्हेन का लिखेंगे, टाइम शब्द को हटा देंगे। अगर इनको लगाएंगे तब भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन तब हमारा एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो ये हमारे और उदाहरण देखते हैं, आगे इसके लिए देखते हैं। देखिए एक और वाक्य, जब दिए हुए वाक्यों में मे बी या माइट भी अर्थात संभावना सूचक भाव हो, जैसे सेंटेंस लिखा है, सीता मे बी सिक का मतलब है सीता बीमार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे बी का मतलब संभावना ऊपर, मे बी सिक सीता बीमार हो सकती, हाँ हो सकती, हाँ है, नहीं है, दोनों उत्तर आ सकते हैं। मे बी सिक, आई कैन नॉट से, आई लिखा है आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूँ। सीता बीमार हो सकती है, कैन नॉट से। क्या करना है, हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल सी बात है। जब दिए हुए वाक्यों में मे बी अर्थात संभावना सूचक भाव हो या अनिश्चित उत्तर की संभावना हो, भाई आप यहाँ पे निश्चित नहीं है कि सीता बीमार है या नहीं है, ये निश्चित नहीं है, तो उस जगह पे क्या करते हो, मे बी को हटाकर बी हेल्पिंग वर्ब लगाओ टेंस के अनुसार। मे बी वाले हिस्से के प्रारंभ में इफ़ या वेदर लगाओ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे, तथा इस पूरे हिस्से को उठाकर दूसरे वाक्य के अंत में लिख देते हैं। दूसरा वाक्य कौन था हमारा, ये। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से। अब इस हिस्से के शुरुआत में क्या लगा देंगे, इफ़ लगा दें तो क्या हो जाएगा, इफ़, फिर क्या हो गया, सीता। अब मे बी की जगह पर क्या लगाना है, बी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, टेंस के अनुसार। यहाँ पे टेंस प्रेजेंट के भाव में चल रहा था, क्या हो जाएगा, इफ़ सीता, और सीता एक वचन थी, क्या हो जाएगा, इज, इफ सीता इज सिक, इफ़ क्या सीता इज सिक। इसका अर्थ क्या निकला, मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या सीता बीमार है, कि क्या सीता बीमार है, कि क्या सीता बीमार है, कि क्या सीता बीमार है। इसके दो अर्थ आ सकते हैं, हाँ है या नहीं है, हाँ है या नहीं। तो वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, यहाँ पे वेदर भी लगा सकते थे, WHETHER। वेदर में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी कभी वेदर को लिख देते हैं वेदर मौसम होता है, और वेदर माने होता है जो हमारा कंजंक्शन लगता है ऐसी स्थिति में, तो वेदर हमारा होता है कंजंक्शन की के बना। तो वेदर और वेदर में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इफ़ को लगाना ज़्यादा आसान होता है। हालांकि अगर सीता इज सिक और नॉट होता है यहाँ पे, और नॉट, इफ़ सीता इज सिक और नॉट, सीता बीमार है अथवा नहीं, तो हमको वेदर ही लगाना पड़ता, तब हम बाउंड हो जाते कि वेदर का ही प्रयोग करें कि क्या सीता बीमार है। सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिखा है, ही मे बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट नो। तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट
नो, आई डू नॉट नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ लग गया। फिर ये यहाँ पे मे बी की जगह क्या हो जाएगा, जिस टेंस कौन सा प्रेजेंट में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, मे बी क्या हो जाएगा, इफ़ ही इज, क्या लगेगा, इज एम वाजिब लगता है, तो इफ़ ही इज ऑनेस्ट, इफ़ ही इज, आई डू नॉट नो इफ़ ही इज ऑनेस्ट। तो मे बी वाला सेंटेंस हमारा बहुत बढ़िया है, इस जुगाड़ से हमारा काम चल जाएगा। और देखते हैं, द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन टू, कृपया इस पर ध्यान दो। तो जब समथिंग वाला वाक्य होगा तो हमारा की नहीं लगेगा, समथिंग वाले वाक्य में जो हमारा व्हाट लगता है तो वो लगता है जो कुछ के भाव में। किस भाव में लगता है, जो कुछ के भाव में लगता है। द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन टू इट। हमारे पास जुगाड़ क्या था, यदि वाक्य में समथिंग लगा दिखे तो क्या करें, समथिंग वाले हिस्से के, समथिंग वाले वाक्य के हिस्से में सबसे पहले क्या लगाओ, व्हाट। इसके पहले में सबसे पहले क्या लगा दे, व्हाट। फिर क्या है, समथिंग को हटा देंगे, व्हाट द टीचर इज सेइंग। फिर इस तैयार वाक्य को कहाँ लिखेंगे, दूसरे वाक्य के अंत में लिख दो, ये वहाँ पे लिख देंगे। यदि इट लगा हो तो उसे हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, प्लीज पे अटेंशन टू हटाने को नहीं बोला उसने, क्या बताया, इट को हटा दो, इट को हटा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट, क्योंकि देखिए समथिंग वाले हिस्से के पहले क्या लगा, व्हाट, टू व्हाट। फिर क्या है, समथिंग को हटा दो। अब ये पूरा वाक्य है, व्हाट द टीचर इज सेइंग, व्हाट द टीचर इज सेइंग। हिंदी अर्थ क्या निकला, कृपया ध्यान दो उस चीज़ पर, टू व्हाट। देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, कि अध्यापक कृपया क्या कहता है, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं, जो कुछ के भाव में सेंटेंस आ गया। और देखते हैं उदाहरण, ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यू से सो, तुम ऐसा कहते हो, इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर हम रूल 1 में जाएं तो हमारे पास रूल में इट भी लगा हुआ, सो भी लगा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूज करने वाला, यू से सो, आप ऐसा कहते हो, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सत्य नहीं है। आप ऐसा कहते हो, ये सत्य नहीं। तो व्हाट यू से, ये सेंटेंस बनेगा हमारा सेंटेंस, व्हाट यू से, व्हाट यू से। ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कठिन भी है। व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, जो कुछ आप कहते हो वह सत्य नहीं। इसका अर्थ क्या निकलेगा, व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ये बना देंगे, इट इज़ नॉट करेक्ट दैट यू से सो, बनाने को यह सत्य नहीं है कि तुम ऐसा कहते हो, बन सकता है हमारा कॉम्प्लेक्स की के द्वारा बन जाएगा, लेकिन इसका जो रियल वाक्य है वो हो जाएगा, व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट। एक हिसाब से देखिए, इसमें समथिंग में हिंट थी, इसमें हिंट नहीं थी, ये बिना हिंट का था। ये वाक्य इंपॉर्टेंट इसीलिए है, यू से सो इट इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, जो कुछ आप कहते हो वह सत्य नहीं है। और वाक्य देखते हैं, ये हमने जो अभी तक नियम बताए उनका मैं समअप लिखे दे रहा हूँ। ऐसे जोड़ो कि की आ जाए, दोनों वाक्यों को ऐसे जोड़ना है कि की आ जाए। हिंदी में की प्लस प्रश्नवाचक शब्द की, अंग्रेजी के लिए दैट प्लस क्वेश्चन वर्ड अगर लिखते हैं तो ये हमारा शब्द क्या है, ये हमारा गलत है। दैट के साथ क्वेश्चन वर्ड लगा के हम लिखते हैं तो ये क्या गलत है, केवल वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सही माना जाएगा। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वाला वाक्य बाद में रखो, ठीक, बाद में रखेंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह शुरुआत के हिसाब से लगाएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी नहीं है कि लगेगा। मे बी, और फिर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप रखेंगे। मे बी वाले वाक्य में इफ लगाओ, मे बी की जगह बी हेल्पिंग वर्ब टेंस तथा कर्ता के अनुसार, तथा दूसरे वाक्य के अंत में लिख दो। समथिंग हटाओ, शुरुआत में व्हाट लगाओ तथा दूसरे वाक्य के अंत में इट की जगह पे लिख दो। समवन को हटाओ, हु लगाओ। समवेयर प्लेस की जगह पे वेयर लगाओ। टाइम की जगह के लिए व्हेन, रीजन की जगह पे व्हाई। तो ये मैंने समअप कर दिया। अब आपको कुछ अन्य उदाहरण मैं और बता देता हूँ। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। समवन स्टोल माय वॉच, आई डू नॉट नो हिम, किसी ने मेरी घड़ी चुराई, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, जब समवन लगा हो तो क्या लगा देते हैं, हु। तो किसने मेरी, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी घड़ी किसने चुराई, तो हम यहाँ पे हिम शब्द को भी गोल करेंगे और हम समवन को भी गोल करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि किसने चुराई। हु हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो सब्जेक्ट के रूप में आ गया, आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, कि मेरी घड़ी किसने चुराई, कि मेरी घड़ी किसने चुराई। हु स्टोल माई वॉच। ही हैज़ वन द मैच, दिस न्यूज इज करेक्ट। तो इसके दो प्रकार बन सकते हैं, दिस न्यूज इज करेक्ट दैट ही हैज़ वन द मैच। एक तो हमारा ऐसे बन सकता है, दूसरा हमारा बन सकता है दिस न्यूज, इस सेंटर दिस न्यूज, यह समाचार, दैट ही हैज़ वन
the match. He has won the match. This news that he has won the match is correct. Is correct. Is correct. This news that he, तो ये हमारा फ्रेज इन अपोजिशन में नाउन की तरह था, न्यूज के अपोजिशन में था. दिस न्यूज दैट ही हैज़ वन द मैच इज करेक्ट. इसी सेंटेंस को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते थे. दिस न्यूज इस हिंदी के हिसाब से दिस न्यूज इज करेक्ट दैट ही हैज़ वन द मैच. ही हैज़ वन द मैच. ये एक तरीके से हम ये भी बना सकते थे. ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट. वह बहुत ईमानदार है, मुझे संदेह नहीं है. तो आई डू नॉट डाउट, आई डू नॉट डाउट, मुझे संदेह नहीं है. दैट, इट किसके लिए, इट किसके लिए लगा था, इस सेंटेंस के लिए था. आई डू नॉट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, मुझे संदेह नहीं है कि वो बहुत ईमानदार है. ही इज सिक, आई डाउट इट. अब इसमें और इसमें अंतर है. इस सेंटेंस में अंतर है. वह बीमार है, मुझे संदेह है, मतलब बीमार है अथवा नहीं. यहाँ पे दो संभावनाएं हैं कि है या नहीं, है या नहीं. तो जब ये आ गया तो सेंटेंस हम यहाँ पे जैसे दैट करके बनाए थे. मैंने जानबूझकर यहाँ पे लिखा. यहाँ पे एक श्योरिटी थी, यहाँ पे क्या था, संदेह था. यहाँ पे क्या था, संदेह था. तो जब संदेह है, अनिश्चितता की भाव, जैसे मैंने भी पीछे नहीं में बताया था, तो सेंटेंस बनेगा आई डाउट इफ ही इज सिक. अगर हम श्योर होते तो हम यहाँ पे दैट लगा सकते थे. यहाँ पे क्या संदेह नहीं था तो मतलब श्योर था. आई डाउट, यहाँ पे संदेह था, आई डाउट इफ ही इज सिक, मुझे संदेह है कि क्या वह बीमार है. द रेन शुड कम, दैट वाज अवर होप, आवर होप वाज रॉन्ग. ये सेंटेंस में द रेन शुड कम, बारिश आएगी, दैट वाज अवर होप, ये हमारी उम्मीद थी, आवर होप वाज रॉन्ग. तो इस सेंटेंस को बनाना क्या हो जाएगा, दैट द रेन्स would come was our wrong hope. ये हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा. दैट द रेन शुड कम वाज अवर रॉन्ग होप. ठीक. और भी इसको बना सकते थे कई तरीके से. दैट द रेन शुड कम वाज अवर रॉन्ग होप. इसी को हम कैसे लिख सकते थे, इट वाज अवर रॉन्ग होप, इट वाज अवर रॉन्ग होप दैट द रेन्स would come. ठीक. ये भी हो सकता है दैट द रेन शुड कम वाज अवर रॉन्ग होप, इट वाज अवर रॉन्ग होप दैट द रेन शुड कम. आवर होप एक इसको और से बना सकते, आवर होप हमारी उम्मीद, दैट द रेन्स वुड कम, हमारी उम्मीद की बारिश आएगी, वाज रॉन्ग. तो हमारी इसमें कई तरीके से मिल गया. अगला जो छठा वाक्य था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है. एवरीबॉडी नोज इट, हर कोई यह जानता है. तो क्या हो जाएगा, इट किसके लगा था कि सूरज पूरब में निकलता है. जब कोई स्टेटमेंट हो, इसी को इट या दिस से प्रस्तुत करते हैं, उसको इट स्टेटमेंट के पहले दैट लगा के सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं. क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो आज का आपका क्लास संपन्न हुआ. आगे एडजेक्टिव क्लास बताएंगे. देखिए थोड़ा सा जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हमें कोई रील नहीं बनानी, हमें कोई शार्ट वीडियोस नहीं बनाने हैं. शार्ट वीडियोस में एक या दो रूल को समझाया जा सकता है, या शॉर्टकट कोई है, शार्ट चीज़ है उसको बताया जा सकता है. लेकिन जब हम एक कॉन्सेप्ट पे स्टडी कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट पे, तो कहने कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है. और आपको अगर समझना है तो इस पर फिर कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते कि हम 5 मिनट में समझ लें. 5 मिनट समझना होगा तो मैं 5-10 वाक्य लिख दूंगा और उनको खटाखट करके ट्रांसलेट कर दूंगा. अभी मैंने ये बताया, अगर पीछे नियम ना दिए होते मैंने, तो इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीडियो कभी कभी लेंथी हो सकता है, उसके लिए आप कभी परेशान ना हो. और अगर आपको कभी स्पीड भी तेज़ लगती है तो आप उसको वीडियो को थोड़ा सा अगर स्लो मोशन में कर देंगे, आप लोग सभी लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सभी लोग जानते हैं कि उसको स्लो कैसे किया जा सकता है, तो आपको भी समझ में. मैं कभी कभी जल्दी बोलने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि वीडियो बहुत लेंथी ना होने पर मेरे पर प्रेशर रहता है कि वीडियो बड़ा ना हो पाए. बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाए.
तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि लेंथ जल्दी मैं बोल सकता हूँ या थोड़ा लेंथ वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक। लेकिन मैं कोशिश बहुत छोटा करता हूँ, लेकिन टॉपिक्स जब ज़रूरी होते हैं तो उसमें हम समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी तो मैं उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।